अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। हम लोग खूबसूरत सा अफसाना पढ़ रहे हैं जिसका नाम था फोटोग्राफ़र। फोटोग्राफ़र का ताल्लुक़ गेस्ट हाउस से है। गेस्ट हाउस का ताल्लुक़ वो मेहमानान से हैं जो वहाँ पर रहने आया करते थे। वही एक गेस्ट हाउस है जो मौसम बहार बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। और ये एक ऊंचाई पर टेले पर है। टेले के नीचे पहाड़ी झील है और एक बल खाती सड़क झील के किनारे किनारे गेस्ट हाउस तक पहुंचती है। और उसी फाटक के करीब एक बड़ी बड़ी मूंछों वाला एक फ़ोटोग्राफ़र अपना साजो सामान फैलाए हुए बैठा हुआ है। फ़ोटोग्राफ़र मुद्दतों से यहाँ बैठा हुआ है। एक ज़माने से वो अपने खिदमत अंजाम दे रहा है। एक ज़माने में अंग्रेज़ इस गेस्ट हाउस में आते, अपना थोड़ा सा वक्त गुजार कर चले जाते। मुल्क आज़ाद हुआ, आज़ादी के साथ अंग्रेज़ चले गए। अब ये गेस्ट हाउस अक्सर ख़ाली रहता है, लेकिन कभी कभार कुछ लोग आ जाते हैं। कोई माह असल मनाने आता है, हनीमून मनाने आता है। और कुछ लोग तन्हाई पसंद जो होते हैं, मुसव्विर, कलाकार, वो लोग भी बरसात की शामों में झील की धनक का नज़ारा करने के लिए, या ऐसे लोग जो सुकून और मोहब्बत के मतलाशी होते हैं, जिसकी ज़िंदगी में वजूद नहीं, क्योंकि हम जहाँ जाते हैं फ़ना हमारे साथ है। गेस्ट हाउस में मुसाफिरों की आवक जावक रहती है। फ़ोटोग्राफ़र के कैमरे की आँख सब देखते रहती है। इसी असना में एक रोज़ शाम में एक नौजवान लड़का और लड़की गेस्ट हाउस में आ जाते हैं। ये दोनों अंदाज से माह असल मनाने वाले, यानी हनीमून मनाने वाले तो नहीं मालूम होते, लेकिन बेहद मसरूर और संजीदा है। अपना सामान उठाए ऊपर चले आते हैं। झील के किनारे का जो कमरा है, वो कमरा जो है लड़का मुंतखब करता है। एक बैरा, सामान उठाने वाला, काम करने वाला वेटर, लड़की का सामान लेकर अंदर आया और दरीचों के पर्दे बराबर करके अंदर चला गया। लड़की सफ़र के कपड़े तब्दील करके सिटिंग रूम में आ गई। नौजवान आतिशदान के पास एक आराम कुर्सी पर बैठा कुछ लिख रहा था। उसने नज़रें उठाकर लड़की को देखा। बाहर झील पर दफतन अंधेरा छा गया था। वो दरीचे में खड़े होकर बाग या धुंधलके को देखने लगी। फिर वो भी एक कुर्सी पर बैठ गई। न जाने वो दोनों क्या बातें करते रहे। फोटोग्राफ़र जो अभी नीचे फाटक पर बैठा हुआ था, उसका कैमरा आंख रखता था, लेकिन समात से आ रही था। समात है ना, सुनने से उसका कैमरा आ रही था, सुन नहीं सकता था। कुछ देर बाद वो दोनों खाना खाने के कमरे में गए और दरीचे से लगी हुई मेज़ पर बैठ गए। झील के दूसरे किनारे पर कस्बे की रोशनियां झिलमिला उठती थी। कस्बा जो गांव था, वहाँ पर शाम का वक्त था, लेकिन रोशनियां जो है जग उठी थी। उस वक्त एक यूरोपियन सयाह भी गेस्ट हाउस में आ चुका था। इन दोनों के अलावा वो खामोश डाइनिंग हॉल के दूसरे कोने में चुपचाप बैठा ख़त लिख रहा था। चंद पिक्चर पोस्ट कार्ड्स के सामने मेज़ पर रखे हुए थे। ये अपने घर ख़त लिख रहा है कि मैं इस वक्त पुरअसरार मशरिक़ के पुरअसरार डाक बंगले में मौजूद हूँ। सुर्ख साड़ी में मलबूस एक पुरअसरार हिंदुस्तानी लड़की मेरे सामने बैठी है। बड़ी रोमांटिक माहौल है। लड़की ने चुपके से कहा। उसका साथी हंस पड़ा। खाने के बाद वो दोनों फिर सिटिंग रूम में आ गए। नौजवान अब उसे कुछ पढ़कर सुना रहा था। रात गहरी होती गई। दफतन लड़की को ज़ोर की छींक आई और उसने सूं सूं करते हुए कहा, अब सोना चाहिए। नौजवान बड़ा फिक्रमंदी से कहता कि भाई ज़ुकाम की दवा वगैरह ले लो, भूलना नहीं। हाँ, शब बखैर, लड़की ने जवाब दिया और अपने कमरे में चली गई। पिछला गलियारा घुप अंधेरा पड़ा था। कमरा बेहद पुरसुकून, खुश्क और आरामदा था। ज़िंदगी बेहद पुरसुकून गुजर रही थी।
لڑکی نے کپڑے تبدیل کر کے سنگار میز کی دراز کھول دوا کی شیشی نکالی، دروازے پر دستک ہوئی، اس نے اپنا سیاہ کیمونو پہن کر دروازہ کھولا۔ نوجوان ذرا گھبرایا ہوا سامنے کھڑا تھا۔ وہ کہتا کہ مجھے بھی بڑی سخت کھانسی اٹھ رہی ہے۔ اچھا، لڑکی نے دوا کی شیشی اور چمچہ اسے دیا۔ چمچہ نوجوان کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گر گیا۔ اس نے جھک کر چمچہ اٹھایا اور اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ لڑکی روشنی بجھا کر سو گئی۔ صبح کو ناشتے کے لیے ڈائننگ روم میں گئے۔ زینے کے برابر والے ہال میں پھول مہک رہے تھے۔ تانبے کے بڑے بڑے گلدان ہال کے جھلملاتے چوبی فرش پر قطار میں رکھ دیے گئے تھے اور تازہ پھولوں کے انبار جو ہے وہاں پر ان کے نزدیک رکھے ہوئے تھے۔ باہر سورج نے جھیل کی روشن کر دیا تھا اور زرد و سفید یہ دوسرے دن کا منظر ہے۔ تتلیاں سبزے پر اڑتی پھر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد نوجوان ہنستا ہوا زینے پر نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں گلاب کے پھولوں کا ایک گچھا تھا۔ صبح ہو گئی۔ نوجوان جو ہے مسکراتا ہوا پھولوں کا گچھا لے کر آیا۔ مالی نیچے کھڑا ہے، اس نے گلدستہ تمہارے لیے بھجوایا ہے، نوجوان لڑکا کہتا ہے۔ لڑکی نے ایک شگوفہ اٹھا کر بے خیالی سے اپنے بالوں میں لگا لیا اور اخبار پڑھنے میں مصروف ہو گئی۔ ایک فوٹوگرافر بھی نیچے منگلا رہا ہے، اس نے مجھ سے بڑی سنجیدگی سے تمہارے متعلق دریافت کیا کہ تم فلاں فلم اسٹار تو نہیں؟ نوجوان نے کرسی پر بیٹھ کر چائے بناتے ہوئے کہا۔ لڑکی ہنس پڑی۔ وہ ایک نامور رقاصہ تھی۔ رقاصہ کہتے ہیں ناچنے والی کو، مگر اس جگہ پر کسی نے اس کا نام بھی نہ سنا تھا۔ نوجوان لڑکی سے بھی زیادہ مشہور موسیقار تھا، مگر اسے بھی یہاں کوئی نہ پہچان سکا تھا۔ یعنی وہ لڑکی رقاصہ تھی اور وہ جو لڑکا تھا وہ ایک موسیقار تھا، میوزک ڈائریکٹر جسے کہتے ہیں، میوزک بجانے والا موسیقار۔ ان دونوں کو اپنی عارضی گمنامی اور مکمل سکون کے لیے مختصر لمحات بہت بھلے معلوم ہوئے۔ یعنی دن بھر کی دوڑ دھوپ مصروفیت سے دور جو ہے زندگی کے کچھ لمحات کو یہ خاموشی سے پرسکون انداز سے گزارنے کے لیے وہ ڈاکخانہ آئے ہوئے ہیں۔ چاہتے ہیں کہ روز کی بھاگ دوڑ سے یہ دور رہے۔ کمرے کے دوسرے کونے میں ناشتہ کرتے ہوئے اکیلے یورپین نے آنکھیں اٹھا کر ان دونوں کو دیکھا اور ذرا مسکرایا۔ اور ایک تیسرا شخص بھی تھا گیسٹ ہاؤس میں، وہ یہ یورپین تھا۔ وہ دونوں کو دیکھا، مسکرایا۔ وہ بھی ان دونوں کی خاموش مسرت میں شریک ہو چکے تھے نا، ایک دوسرے کو دیکھے، مسکرا دیے، چلتے ہوئے نظر آئے۔ ناشتے کے بعد وہ دونوں نیچے گئے اور باغ کے کنارے گل مہر کے نیچے کھڑے ہو کر جھیل کو دیکھنے لگے۔ فوٹوگرافر نے اچانک چھلاوے کی طرح نمودار ہو کے بڑے ڈرامائی انداز میں ٹوپی اتاری اور ذرا جھک کر کہا، فوٹوگراف لیڈی۔ اب یہ لوگ باغ میں گئے ہیں تو اچانک وہاں پر فوٹوگرافر بھی آیا اور جو ہے وہ فوٹو اتارنے کی فرمائش کا اظہار کرنے لگے نے پوچھا کہ کیا آپ تصویر لینا چاہتے ہیں؟ لڑکی گھڑی دیکھی، ہم لوگوں کو ابھی باہر جانا ہے، دیر ہو جائے گی۔ یعنی ایک طرح سے اس نے انکار کر دیا۔ فوٹوگرافر بڑے ہی خوبصورت انداز سے ہاتھ پھیلا کر باہر کی دنیا کی سمت اشارہ کرتے ہوئے جواب دیتا ہے، باہر کارزار حیات میں گھمسان کا رن پڑا ہے۔ مجھے معلوم ہے اس گھمسان سے نکل کر آپ دونوں خوشی کے چند لمحے چرانے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ دیکھیے اس جھیل کے اوپر دھنک پل کی پل میں غائب ہو جاتی ہے، لیکن میں آپ کا زیادہ وقت نہ لوں گا، ادھر آئیے۔ فوٹوگرافر جو ہے بہت ہی ہوشیار آدمی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ جو ہے کچھ لمحات پرسکون یہاں گزارنے کے لیے آئے ہیں اور میں آپ لوگوں کا وقت خراب نہیں کروں گا۔ خوبصورت منظر ہے اور اس منظر پل میں ختم ہو جائے گا، جھیل کے اوپر دھنک ہے، آپ کا زیادہ وقت نہ لوں گا، تو اس خوبصورت منظر میں آپ کی تصویر اتاروں گا، خوبصورت نظر آئے گی۔
माली ने उस बाग में काम करने वाला आदमी जो अब तक अपने कब्बू का मुंतज़िर था, अपने क्यों का मुंतज़िर था, दूसरे दख्त के पीछे से निकला और लपक कर एक और गुलदस्ता लड़की को पेश किया। लड़की खिलखिला कर हंस पड़ी। वो और उसका साथी अमर सुंदरी पार्वती के मुजस्समे के करीब जा खड़े हुए। लड़की की आंखों में धूप आ रही थी, इसलिए उसने ज़रा मुस्कुराते हुए आंखें ज़रा सी चुंदिया दी थी। क्लिक, तस्वीर उतर गई। लड़का लड़की की। लड़की उसकी साथी कार की तरफ चले गए। सैर करके वो दोनों शाम पड़े लौटे और सिंधिया की तारीखी रोशनी में देर तक बाहर घास पर पड़ी कुर्सियों पर पड़े रहे। दिन भर घूम कर आए, फिर शाम में आए और आकर जो है वहीं घास पर ये बैठे हुए हैं। जब कोहरा गहरा होने लगा तो अंदर निचली मंजिल के वसी और खामोश ड्राइंग रूम में तारीखी खमखमों के रोशनी में आ बैठे। न जाने क्या बातें कर रहे थे जो किसी तरह ख़त्म होते ही नहीं आ रही थी। खाने के वक्त वो ऊपर चले गए। सुबह सवेरे वो वापस जा रहे थे और अपनी बातों की माहवियत में उनको फोटोग्राफर उसकी खींची हुई तस्वीर भी याद नहीं। वक्त गुजारा, फिर से सुबह जो है वो लोग बातें करते करते हुए निकल गए, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं रहा या याद नहीं रही कि उन्होंने एक तस्वीर भी खींची थी। सुबह को लड़की अपने कमरे ही में थी जब बेरे ने अंदर आकर एक लिफाफा पेश किया। फोटोग्राफर साहब ये रात को दे गए थे, उसने कहा। लड़की को उसने जो है एक फ़ोटो लिफाफे में पेश की थी। अच्छा, इस सामने वाली दराज में रख दो, लड़की ने बेख्याली से कहा और बाल बनाने में मसरूफ़ होगी। नाश्ते के बाद सामान बांधते हुए से वो दराज खोलना याद ही ना रहा, यानी उसकी तस्वीर को वो देख नहीं पाई है। और जाते वक्त खाली कमरे पर एक सरसरी नजर डालकर तेज़ तेज़ चलती कार में जाकर बैठ गए। नौजवान ने कार स्टार्ट कर दी। फाटक से बाहर निकली। फोटोग्राफर ने पुलिया पर से टोपी उतार दी। मुसाफिर ने मुस्कुरा कर हाथ हिलाए और कार ढलवान से नीचे रवाना हो गई। जो तस्वीर उतारी गई थी वहीं की वहीं रह गई। वो वालरस की ऐसी मूंछों वाला फोटोग्राफर अब बहुत बूढ़ा हो चुका है और इसी तरह इस गेस्ट हाउस के फाटक पर टीन की कुर्सी पर बिछाए बैठता है, सयाहों की तस्वीर उतारा करता है। ज़िंदगी की गर्दिश तेज़ है। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र इसके साथ साथ बढ़ते रहती है। फोटोग्राफर की भी उम्र बढ़ रही है और वो अपने काम में मुनहमिक रहता है हर रोज़। जो अब नई फ़िज़ाई सर्विस शुरू होने की वजह से बड़ी तादाद में इस तरफ आने लगे। नई सर्विस यानी अब उस शहर में, उस गांव में, उस गेस्ट हाउस के पास एक फ़िज़ाई सर्विस की सहूलत भी है, जहाज़ भी आ रहे हैं, लिहाजा थोड़ा सा सयाहों की आमद बढ़ गई है। लेकिन इस वक्त एयरपोर्ट से जो टूरिस्ट कोच आकर फाटक में दाखिल हुई, इसमें से सिर्फ एक खातून अपना एक टेची केस उठाए बरामद हुई। एक टूरिस्ट कोच आई, बस आई, उसमें से एक खातून अपना बैग वगैरह लेकर बरामद हुई और टिक टक कर उन्होंने फोटोग्राफर को देखा। टिक टक कर ने एकदम रुक कर जो कोच को देखते ही फ़ौरन उठ खड़ा होता, मगर किसी जवान और हसीन लड़की के बजाय एक अधड़ उम्र की बीबी को देखकर मायूसी से दोबारा जाकर अपनी टीन की कुर्सी पर जा बैठा। उसको उम्मीद थी कि कोई नौजवान जोड़ा आएगा, तस्वीरें उतारेगा, है ना। को मुसाफिर के साथ उसकी उम्मीदें भी वाबस्ता होती हैं। लेकिन जब उसने देखा कि एक अधड़ उम्र की बीबी है तो मायूस हो गया। मायूस होकर फिर से बैठ गया। खातून ने दफ्तर में जाकर रजिस्टर में अपना नाम दर्ज किया और ऊपर चली गई। गेस्ट हाउस सुनसान पड़ा था। सयाहों की एक टोली अभी अभी आगे रवाना हुई थी, यानी आई कुछ वक्फा रहा और चले गए थे। और बैरे यानी वेटर्स जो हैं कमरे की झाड़ पूछ कर चुके थे।
तांबे के गुलदान ताज़ा फूलों के इंतज़ार में हॉल के फर्श पर रखे झिलझिल कर रहे थे, और डाइनिंग हॉल में दरीचे के नीचे सफ़ेद बुराक मेज़ पर छुरी कांटे जगमगा रहे थे। नौवारिद खातून दरमियानी बेडरूम में से गुजरकर पिछले कमरे में चले गई और अपना सामान रखने के बाद फिर बाहर आकर झील को देखने लगी। चाय के बाद वो खाली सिटिंग रूम में जा बची और रात हुई तो जाकर अपने कमरे में सो गई। गलियारे में से कुछ परछाइयों ने अंदर झांका तो वो क्या दरीचे में गई, जहां मजदूर दिन भर काम करने के बाद सीढ़ी दीवार से लगी छोड़ गए थे। गलियारा भी सुनसान पड़ा था। वो फिर पलंग पर आकर लेटी तो चंद मिनट बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्होंने दरवाज़ा खोला, बाहर कोई ना था। सिटिंग रूम भाई भाई कर रहा था, फिर आकर लेटी रही। कमरा बहुत सर्द था। सुबह को उन्होंने अपना सामान बांधते हुए सिंगार में इसकी दराज खोली तो उसके अंदर बिछे पीले कागज़ के नीचे से एक लिफाफे का कोना नजर आया जिस पर उसका नाम लिखा था। एक लिफाफा मिला, उस लिफाफे में इस अधड़ उम्र की बीबी का नाम उस लिफाफे पर लिखा हुआ था। खातून को ज़रा ताज्जुब हुआ कि इसके नाम का लिफाफा यहाँ किस तरीके से आया होगा। एक कागज़ बाहर निकाला, एक काकरोच कागज़ की तह में से निकल कर खातून के उंगली पर आ गया। उन्होंने दहल कर उंगली झक्की और लिफाफे में से एक तस्वीर सरक कर नीचे गिर गई। तस्वीर का कागज़ पीला पड़ चुका था। खातून चंद लम्हों तक गुमसुम इस तस्वीर को देखती रही, फिर इसे अपने बैग में रख लिया। तस्वीर को देखती रही, गुमसुम होकर उसमें खो गई। उसके बाद उसको बैग में रख लिया। बैरे ने बाहर से आवाज़ दी कि एयरपोर्ट जाने वाली कोच तैयार है। खातून नीचे गई तो फोटोग्राफर नए मुसाफिरों के ताक में बाग की सड़क पर टहल रहा था। इसके करीब जाकर खातून ने बेतकल्लुफ़ी से कहा, कमाल है, 15 बरस में कितनी बार सिंगार में इसकी सफाई की गई होगी, मगर ये तस्वीर कागज़ के नीचे इसी तरह पड़ी रही। फिर उनकी आवाज़ में झिल्लाहट आ गई, और यहाँ का इंतज़ाम कितना ख़राब हो गया। कमरे में काकरोच ही काकरोच। फोटोग्राफर ने चौंक कर इनको देखा, पहचानने की कोशिश की। फिर खातून की झुर्रियों वाले चेहरे पर नज़र डालकर अलम से दूसरी तरफ देखने लगा। खातून कहती रही। उनकी आवाज़ भी बदल चुकी थी। चेहरे पर दृष्टि और सख्ती थी और अंदाज में चिड़चिड़ापन और बेजारी, और वो सपाट आवाज़ में कही जा रही थी, मैं स्टेज से रिटायर हो चुकी हूँ, अब मेरी तस्वीर कौन खींचेगा भला। मैं अपने वतन वापस जाते हुए रात की रात यहाँ ठहर गई थी। नई हवाई सर्विस शुरू होगी, ये जगह रास्ते में पड़ती है। और फोटोग्राफर ने इस तरह कहा। कोच ने हॉर्न बजाया। आपने कहा था ना कि कार-ए-ज़ार हयात में घमसान करना पड़ा है, इसी घमसान में वो कहीं खो गए। कोच ने दोबारा हॉर्न बजाया और उनके खोए हुए भी मुद्दत गुजर गई। अच्छा, खुदा हाफिज़। खातून ने बात ख़त्म की और तेज़ तेज़ कदम रखती कोच की तरफ चली गई। वालरस की ऐसी मूँछों वाला फोटोग्राफर फाटक के नज़दीक जाकर अपनी टीन की कुर्सी पर बैठ गया। ज़िंदगी इंसानों को खा गई, सिर्फ काकरोच बाकी रह गए। यहाँ पर यह ख़त्म हो गया। बड़ा खूबसूरत अंदाज था इस अफसाने का। वही बताना चाहती थी, वक्त के साथ साथ इंसान दुनिया और दुनियाई मसरूफियात में खो जाता है, लेकिन तस्वीरें उनकी यादें जो है वो पीछे रह जाती हैं। कभी कभी कुछ ऐसी तस्वीरें भी हमारी कहीं हमें नज़र आ जाती हैं, मिल जाती हैं, जो ज़िंदगी के माजी को हमारे आँखों के सामने, हमारे आँखों के पर्दे के सामने ले आती है। वैसा ही जो है ये खूबसूरत सा अफसाना था जिसको आज हम पढ़ चुके हैं इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। दूसरा एक अफसाना है, उसका नाम है बाग़बा। उसको हम इंशाअल्लाह दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। बाद अज़ां ड्रामा है और कुछ ड्रामे हैं, यानी ड्रामे की तारीफ़ आगाज़ इर्तिक़ा के साथ साथ ड्रामे हम पढ़ लेंगे इंशाअल्लाह। हमारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।